ये रहा पहला क्वेश्चन। ये नया कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन ए नंबर। तो हमारा क्वेश्चन कहता है ए इज़ इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वैल्यू। तो हमारा सोल्यूशन रहा ये नीचे। अब इस कंसेप्ट का क्या है, जब भी आपको एक नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ करने को कही होगी, हम पहले वो ओल्ड नंबर लिखेंगे जो आपको ये दिख रहा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस न्यूमिनेटर में जो उसको हम एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका ये जो अपर पार्ट है जिसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, उसमें अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो 100 में हम वो चीज़ प्लस कर देंगे, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो 100 में हम वो चीज़ माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज़ 100 ही रहेगा। और इक्वल्स टू का साइन डाल के हम लिखेंगे उसी नंबर की न्यू वैल्यू। ये रहा आपके सामने ए ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, इंक्रीज़ हो रहा है 25% से तो 100 प्लस 25 और डिनोमिनेटर में आ गया 100 इज़ इक्वल्स टू ए न्यू वैल्यू। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें दिख जाएगा ए ओल्ड और ए न्यू की वैल्यू 4:4/5 है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू तो थी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर ये क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा होता है और आगे जाके ए ओल्ड की कोई वैल्यू दी है या ए न्यू की कोई वैल्यू दी है, हम उसको इन वैल्यूज से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? इस फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि ए ओल्ड जो है, अगर ए ओल्ड 4 यूनिट्स था, यानी ए की वैल्यू अगर पहले 4 यूनिट्स थी तो ए की जो न्यू वैल्यू होगी वो 5 यूनिट्स होगी। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया कंसेप्ट डिक्रीज का, पिछला मैंने इंक्रीज का बताया, अब ये आ गया डिक्रीज का। क्वेश्चन है बी इज डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज न्यू वैल्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वैल्यू। सॉल्यूशन वही चीज़, बी की ओल्ड वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई किया। अब इसमें डिक्रीज हो रहा है तो फ्रैक्शन के हम न्यूमिनेटर में 100 से माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज़ 100 ही रहा, तो इज इक्वल्स टू का साइन डाल के बी की न्यू वैल्यू। तो नीचे सॉल्व करते हुए हम देखेंगे बी की ओल्ड वैल्यू अगर 10 यूनिट्स होती तो बी की न्यू वैल्यू 9 यूनिट्स हो जाएगी। यही था इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट। अब इसके बेस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि सुरेश के वॉलेट में 200 रुपीज़ थे। उसने क्या किया, अपने जो वॉलेट में अमाउंट था उसको 20% से इंक्रीज़ कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने जो जो अब नया अमाउंट है अपने उसके वॉलेट में, उसको 25% से और इंक्रीज़ कर दिया। अब बताइए हमें कि उसके वॉलेट में अब फाइनल अमाउंट कितनी होगी। ये वीडियो एक बार आप पॉज कीजिए, ट्राई करके देखिए, जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया वही लगा के देखिए। अगर आपसे बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता तो सोल्यूशन अब मैं आपको इसका दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन में लिखा इनिशियल मनी उसके वॉलेट में थी 200 रुपीज़। पहला इंक्रीमेंट हुआ 20% का, तो हमने लिख दिया जो मैंने आपको बताया था, इंक्रीमेंट हो रहा है तो फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में हमने 100 में 20 प्लस किया, हमारे पास 120 आ गया और डिनोमिनेटर तो 100 ही रहेगा। हमने इसको अभी सॉल्व नहीं किया क्योंकि अभी एक और इंक्रीज़ होना है। नेक्स्ट लाइन देखिए, सेकेंड इंक्रीज़ हो रहा है 25% से, वही जो मैंने रेड पोर्शन लिखा हुआ है 125/100। ठीक है, वो चीज़ आ गई। उसके बाद अब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा कि 300 आ जाएगी एक नई वैल्यू। ये 300 क्या है, ये 300 वो वैल्यू है जो उसके इनिशियल मनी में 2 इंक्रीमेंट्स हुए और अब उसके पास वॉलेट में ये फाइनल मनी है। तो उन्होंने यही पूछा है कि इनिशियल मनी से कितने % मोर, ये जो मोर वर्ड है इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इनिशियल मनी से कितने ज़्यादा पैसे हैं ये हमें परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज में बताना है तो वैसे तो हम ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते थे, मतलब जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब परसेंट और रेशियो में वैल्यू पूछी होती है आंसर में तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट सिंस ये 200 बहुत इजी नंबर है और बहुत छोटा नंबर है तो हमने इसको सीधा ही सॉल्व कर लिया। अगर कोई बड़ा नंबर होता तो हम 100 लेके भी सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो अब आ गया हमारे पास इंक्रीज इन मनी क्या है, 300 माइनस 200 जो आ गया 100 रुपीज़, और इसकी परसेंटेज निकालेंगे 100। डिनोमिनेटर में कौन सी चीज़ आएगी, जो पहली अमाउंट थी, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है ना कि कितना इंक्रीज़ हुआ। डिनोमिनेटर में आ गई 200 जो कि इनिशियल मनी थी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 50% इसका आंसर। ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम चीज़ पे है। इंक्रीज़ के पॉपुलेशन आप देख रहे हो, ए और बी की इंक्रीज़ हो रही है 10% से, अच्छा ए की हो रही है 10% से, बी की हो रही है 20% से रिस्पेक्टिवली।
1999 है था पुराना ईयर, 2000 है न्यू ईयर। हमें बताना है कि ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज़ हो रहा है अगर ये आई नेक्स्ट कंडीशन, इफ़ 2000 में दोनों विलेजेस की जो पॉपुलेशन है वो बराबर होगी। एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए। एक हिंट दे देता हूँ कि आपने वैसे ही ए की इंक्रीज़ करनी है, बी की इंक्रीज़ करनी है। जब इंक्रीज़ करने के बाद 2000 की वैल्यू होगी ना, उनको कुछ भी करके बराबर करने की कोशिश करना। जब वो चीज़ें बराबर हो जाएगी, आपको पुरानी वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी, नई वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी, आप उसके हिसाब से आंसर निकाल सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको याद है मैंने आपको एक इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन कराया था, जिसमें 12 1/2% था, जिसको हम 1/8 लेते थे। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार उस वीडियो को देख लो। अब हमने क्या लिखा, 10% हमें पता है 1/10 की होती है, बराबर होती है अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो। डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर हमेशा जो पुरानी वैल्यू होती है, या फिर हम इसको कहें कि जो ओवरऑल वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर हमेशा वो होती है जिससे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जो ऊपर क्या है, क्वेश्चन में क्या है, इंक्रीज्ड बाय 10%, तो ऊपर वाला जो नंबर होगा ना, जो न्यूमिनेटर होता है, वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा। देखिए, ओल्ड पॉपुलेशन थी 10, इंक्रीज हुई उसमें 1, तो न्यू पॉपुलेशन क्या होगी, 11। सिमिलरली 20% क्या होता है, 1/5 होता है। ओल्ड पॉपुलेशन थी 5, अब इसमें इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है, बी में 20% इंक्रीज़, दोनों में इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो 1 होगा ये ऐड होगा 5 में और हमारे पास न्यू पॉपुलेशन आ जाएगी 6। ये राइट साइड में देखिए मैंने लिखा हुआ है, ए की 1999 की पॉपुलेशन थी 10, ए की 2000 की पॉपुलेशन थी 11। वैसे ही बी की 1999 की पॉपुलेशन थी 5, पी की 2000 की पॉपुलेशन है 6। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें क्या कहा है उन्होंने, कंडीशन, क्वेश्चन के लास्ट में एक कंडीशन दे दी थी कि भाई 2000 में ए और बी की पॉपुलेशन बराबर होनी चाहिए। यानी हमें 11 को 6 के बराबर करना है, 6 को 11 के बराबर करना है, कुछ भी करके। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली टर्म को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे देखिए, अब आपको दिख रहा है ए और बी की 2000 की पॉपुलेशन बराबर है, 66 ऊपर भी है, 66 नीचे भी है। तो अब हम इसको मान लेंगे कि इन यही जो वैल्यूज़ हैं यही एग्जैक्ट वैल्यूज़ है, क्योंकि हमें इन दी एंड परसेंटेज पे ही काम करना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं को एग्जैक्ट वैल्यूज़ मान लेंगे। अब सम करते हैं। 1999 में टोटल पॉपुलेशन आ गई 115, जो कि हमने 60 और 55 का सम किया। 2000 में टोटल पॉपुलेशन आ गई 132, जो कि हमने 66 का सम किया। अब टोटल पॉपुलेशन 1999 115, टोटल पॉपुलेशन 2000 132। इन दोनों में अब हमें इंक्रीज़ बताना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो इंक्रीज़ क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इंक्रीज़, डिक्रीज़, ग्रेटर, लेसर, इन सब में हमेशा माइनस होंगे। तो 132 से 115 बड़े से छोटा नंबर माइनस किया, हमने देखा कि 2000 में 17 की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू 1999, और इसी की हमें परसेंटेज निकालनी है। न्यूमिनेटर में आ गया 17, डिनोमिनेटर में आ गया किसके रिस्पेक्ट की बात की गई है, 1999 के रिस्पेक्ट की बात की है। तो 1999 की पॉपुलेशन हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करने पे आएगा 340/23%। ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन न्यू इंक्रीज डिक्रीज के फॉर्म में। तो क्वेश्चन कहता है कि सपोज कर लीजिए पहली कोई एक फ्रैक्शन थी, हमें नहीं पता क्या फ्रैक्शन थी, उसमें न्यूमिनेटर को हमने इंक्रीज़ किया 300% से, न्यूमिनेटर होगी ऊपर वाली जो फ्रैक्शन की ऊपर वाली टर्म होती है, और डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज़ किया 150% से, डिनोमिनेटर होती है नीचे वाली फ्रैक्शन। तो न्यू फ्रैक्शन जो हमारे पास आई वो थी 5/8। हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है क्या है, हमें नहीं पता ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, वो हम निकालेंगे। अब हमने सपोज कर लिया जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी उसका न्यूमिनेटर n था, डिनोमिनेटर d था। एक्स वाई लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट्स लो जो आपको याद रहें। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ गई, n/d। अब न्यू फ्रैक्शन क्या होगी, न्यू फ्रैक्शन क्या होगी, जो ओल्ड फ्रैक्शन थी उसमें न्यूमिनेटर में जो है 300% का इंक्रीज़ हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जितने परसेंट का भी इंक्रीज़ होगा आप 100 में ऐड कर देंगे। 100 में ऐड किया आपने 300, आपके पास आ गया 400 न्यूमिनेटर, और 100 तो डिनोमिनेटर रहेगा ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4n आ गया हमारे पास न्यूमिनेटर, न्यू फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर। वैसे ही हमने ओल्ड डिनोमिनेटर में 150, 100 में 150 ऐड किया, 250 आ गया, डिवाइडेड बाय 100 ही रहेगा, और हमारे पास न्यू डिनोमिनेटर आ गया 5d/2।
अब हमने ये वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास न्यू फ्रैक्शन आ गया 4n/5d/2। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 5d/2, ये जो 2 है 5d का डिनोमिनेटर जो है ये हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8n/5d न्यू फ्रैक्शन। पर क्वेश्चन में हमें न्यू फ्रैक्शन की एक वैल्यू भी दी हुई है जो कि है 5/8। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी 8n/5d की वैल्यू ही 5/8 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास n/d की वैल्यू आ गई 25/64। और आपको याद होगा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में n/d क्या थी, ओल्ड फ्रैक्शन थी। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है सैलरी बेस्ड, कुछ मुश्किल नहीं है, सेम कंसेप्ट है, बस आपने करते जाने है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन, मुझे लगता है आपसे हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको इसका आंसर बताने लगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि एक बंदे ने अपनी जितनी भी इनकम थी, हमें नहीं पता कितनी थी, उसका 25% लिया और उसका रेंट दे दिया। अब जो उसके पास बची हुई, ये जो रेड वर्ड मैंने लिखा हुआ है रिमेनिंग, यहाँ तो मैंने हाईलाइट किया है, पर आपने इस वर्ड का ध्यान रखना है। पेपर के टाइम में ये हाईलाइटेड नहीं होगा, आपको खुद इस वर्ड का ध्यान रखना है। 20% ऑफ रिमेनिंग उसने जो था वो खाने पे लगा दिया, ठीक है। और 10% ऑफ रिमेनिंग, यानी पहले 25% दिया, रिमेनिंग में से 20% भी लगा दिया। अब एक और नया रिमेनिंग आया, उसके पास कितना बचा, उसमें से भी 10% उसने घूमने फिरने, ट्रैवलिंग या फिर जो भी होगा उस पर लगा दिया। अब ये सब करने के बाद उसके पास एंड में 8100 रुपीज़ ही बचे। हमें उसकी टोटल इनकम बतानी है। अब एक चीज़ देखिए, टोटल इनकम खुद में तो 100% ही होगी, हम उसको 100 ही एज्यूम कर लें, क्योंकि हम क्वेश्चन को 100 लेके करते हैं। एंड में हम जो भी सेविंग की वैल्यू आएगी उसको 8100 से कंपेयर कर देंगे। तो हमने क्या किया, उसकी टोटल इनकम को 100 एज्यूम कर लिया। अब 100 का 25% क्या होगा, 25 ही होगा। वो उसने लगा दिया हाउस रेंट पे, और उसके पास कितना बचा, अभी पहली स्पेंडिंग करने के बाद उसके पास बचा 75 रुपीज़। अब 75 में से उन्होंने कहा कि 20% जो है वो तो उसने खाने पे लगा दिए। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। हमने 75 को 1/5 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 15। तो हमें पता चल गया कि उसने 75 में से 15 रुपीज़ जो थे वो लगा दिए खाने पे। अब उसके पास कितने बचे, 75 में से 15 माइनस करोगे 60 बचे। अब इस 60 में से भी उन्होंने कहा है कि इस 60 का भी उसने 6%, क्योंकि उन्होंने रिमेनिंग की बात की है, और रिमेनिंग क्या था, 60 का उसने जो 10% है वो लगा दिया खाने पे। तो 60 का 10% क्या होगा, 6, वो उसने खाने पे लगा दिया। तो उसके पास बचा कितना, 60 में से 6 माइनस करोगे उसके पास 54 बचा। यही 54 थी उसकी सेविंग। हमने जो सॉल्व किया इसमें हमारे पास नंबर आया 54 सेविंग का। क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में दिया है 8100 सेविंग का। तो हमने 54 को 8100 से कंपेयर किया, हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 150। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, 100 की, क्योंकि हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एज्यूम किया था टोटल इनकम उसकी 100 है। तो 150 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, उसकी टोटल सैलरी थी 15,000। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन सैलरी बेस पे ही। श्रेया एक लड़की है जिसने 16% अपनी सैलरी जो है एनजीओ को देने का डिसाइड किया, ठीक है। जब देने का टाइम आया उसकी नीयत बदल गई, उसने कहा कि नहीं, मैं पूरी 16% नहीं दूंगी। उसने 6567 रुपीज़ डोनेट किए, जो कि 75% था जो उसने पहले डिसाइड किया था, यानी 16 का भी 75% ही उसने डोनेट किया। अब हमें इसी के हेल्प से बताना है कि श्रेया की मंथली सैलरी क्या है। हम क्या करते हैं, श्रेया की जो मंथली सैलरी है उसको 100 एज्यूम करते हैं, ठीक है। उसकी 100 यूनिट्स आ गई उसकी मंथली सैलरी। उसने स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि मैं 16 यूनिट्स जो है वो डोनेट कर दूंगी, उसके पास बचेंगे 84 यूनिट। हमें सेविंग से कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ देने की ही बात हुई है। तो उसने क्या डिसाइड किया था कि 16 यूनिट्स वो डोनेट करेगी। देने के टाइम उसका माइंड बदल गया। उसने क्या कहा, उसने जो डिसाइड किया था उसका उसने 567 रुपीज़ ही दिया। पर हम जो है अभी एजम्पशंस पे काम कर रहे हैं, तो जब भी हम एजम्पशंस पे काम करते हैं, हमने एज्यूम किया ना 100 यूनिट उसकी सैलरी, तो हम जब भी हम एजम्पशन पे काम करते हैं हम हमेशा परसेंटेज और रेशियो पे वर्क करते हैं, एग्जैक्ट फिगर पे काम नहीं करते। तो हम 6567 पे काम नहीं कर सकते, इसके बजाय हम 75% पे काम करेंगे। स्टेटमेंट कहती है 75% ऑफ व्हाट शी डिसाइडेड अर्लियर,
यहाँ पे आ गया, उसने डिसाइड किया था 16 यूनिट देने का। 75% ऑफ 16 जो हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12 यूनिट्स। तो यानी कि उसने अपनी सैलरी में से अब 16 यूनिट्स देने के बजाय 12 यूनिट्स देने का फैसला लिया। अब हम कंपेयर करेंगे, और वो 12 यूनिट्स की वैल्यू क्या थी, 6567। अब हम कंपेयर करेंगे एज पर क्वेश्चन, 12 यूनिट्स की वैल्यू है 6567, 1 की वैल्यू आ गई 6567 डिवाइडेड बाय 12। अब एक चीज़, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, इधर तो आपको पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है, जब आप सॉल्व करने लगोगे ना, जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, जब आप 12 को 6567 से कंपेयर करोगे, आप कहोगे कि यार 12 तो इवन नंबर है और 6567 तो ऑड नंबर है, शायद मेरा क्वेश्चन गलत जा रहा है। पर ऐसी हड़बड़ी मत करना, आराम से करना। 1 की वैल्यू लिखी 6567/12। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या पता हमारा क्वेश्चन बिना पॉइंट्स के सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि सैलरी तो कभी पॉइंट्स में हो नहीं ना सकती, तो सैलरी तो एग्जैक्ट फिगर ही होगी। हमने नेक्स्ट चीज़ देखी, इनकम क्या थी, हमने अज्यूम की उसकी 100 यूनिट्स। हमने 6567 डिवाइडेड बाई 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे आपके पास एक इनकम आ जाएगी जो कि डेसिमल में नहीं होगी, और ये रही वो इनकम। 54725 इज़ इनकम ऑफ श्रेया। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन मेरे लिए है, आप चलो अगर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने इसको पहले पढ़ा है तो आप निकाल लोगे, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एक ट्राई ज़रूर मारें इस क्वेश्चन की, क्योंकि मैंने हिंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड की हुई है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैंडिडेट है जिसने 30% मार्क्स एग्ज़ाम में स्कोर किए, पर फिर भी इतना मार्क्स लेने के बाद भी वो 45 मार्क्स से फेल हो गया। वहीं एक दूसरा कैंडिडेट है, उसने 42% स्कोर किए और उसके जो मार्क्स थे पासिंग मार्क्स से 45 मार्क्स ऊपर हैं। हमें टोटल मार्क्स बताने हैं एग्ज़ाम के कितने होंगे, और ये रही आपकी हिंट। आपको पता है एक एग्ज़ाम में दो बच्चों जो एग्ज़ाम लिखेंगे उनके अलग अलग मार्क्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। पर एक चीज़ आप नोटिस करना, आप जो एग्ज़ाम देने बैठे हो और आपका फ्रेंड जो अगर सेम एग्ज़ाम देने बैठा है, तो उस एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स, फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो आपके लिए भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, आपके फ्रेंड के लिए भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अगर उसके पासिंग मार्क्स 40 हैं तो आपके लिए भी 40 मार्क्स ही होंगे और आपके फ्रेंड के लिए भी 40 मार्क्स ही होंगे। हम उन कंपोनेंट पे काम करेंगे जो सेम होंगे, क्योंकि आप जो मार्क्स स्कोर करेंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, पर अगर दो इक्वेशंस में हमें कोई सेम एलिमेंट मिल जाए तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं उस सेम एलिमेंट के बेसिस पे। वही चीज़ मैंने लिखी है कि मार्क्स जो है अलग हैं, पर जो पासिंग मार्क्स हैं या फिर जो टोटल मार्क्स हैं वो सेम हैं। तो हम इन दोनों में से किसी एक पर काम करेंगे। पासिंग मार्क्स तो हमें मैक्सिमम मार्क्स जो यानी कि टोटल मार्क्स तो हमें निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स पे काम करेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करो। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा, हमने क्या किया, पहले कैंडिडेट के पासिंग मार्क्स। अब देखिए, अगर आप 30% पे पास हो रहे हैं, आप क्या कहते हैं, यार 45 मार्क्स और 30% पे आपके परसेंटेज आ रही है, तो आप कहते हैं कि यार 45 मार्क्स और आ जाते तो मैं पास हो जाता। अगर हम उसी 30% में 45 मार्क्स ऐड कर देंगे तो आप पास हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे। वैसे ही सेकंड कैंडिडेट, सपोज कर लो आपका दोस्त है, उसके पासिंग मार्क्स से 45 मार्क्स ऊपर है, ठीक है। आप उसको कहते हो यार तेरे 45 मार्क्स ऊपर आ गए, तो अगर अपने 45 मार्क्स मेरे को दे दे किसी तरीके से, तो मैं भी पास हो जाऊँ, तू भी पास हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, वही 42% उसके ऊपर और 45 मार्क्स जो थे वो पासिंग मार्क्स से ऊपर थे, वो हम माइनस करेंगे तो वो भी पासिंग मार्क्स में बन जाएगा। अब दोनों बच्चों के लिए पासिंग मार्क्स तो सेम होंगे, तो हम इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद क्या आया, 30% प्लस 45 इज इक्वल्स टू 42% माइनस 45। परसेंटेज हम एक साइड ले जाएंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू हम एक साइड ले जाएंगे। ये करने के बाद हमारे पास 12% की वैल्यू आ जाएगी 90। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें पता है मैक्सिमम मार्क्स खुद में 100% होते हैं, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास 1% की वैल्यू है तो उसी वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 100% की वैल्यू आ जाएगी। यही मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। 1% की वैल्यू है 90/12, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और तो 750 हमारे पास आ गए मैक्सिमम मार्क्स। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड। इसमें कहा गया है कि इस एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम था उसमें एक स्टूडेंट ने 40% मार्क्स लिए और दूसरे स्टूडेंट ने 45% मार्क्स लिए। अब इसमें देखिए दोनों बंदे पास हो गए हैं, कोई फेल नहीं हुआ है। जो एक बंदा है जिसने 40% मार्क्स लिए,
उसके मार्क्स जो हैं वो 35 ज़्यादा हैं पासिंग मार्क्स से, और जिसके 45% मार्क्स थे उसके मार्क्स कितने 60 ज़्यादा हैं पासिंग मार्क्स से। सेम क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है, मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस। तो मुझे आप ये आंसर सॉल्व करके मुझे इनका आंसर आप कमेंट में पोस्ट कर करके दिखाइए। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मतलब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हुआ है। अब ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, रेशियो प्रोपोर्शन को मिक्स किया है बीच में परसेंटेज के साथ, और कुछ नहीं किया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो जो है लड़कों और लड़कियों की एक स्कूल में 3:2 की है। अब उसमें से जितनी भी वो है, हमें नहीं पता 3:2 में लड़के एग्जैक्टली कितने हैं, लड़कियाँ एग्जैक्टली कितनी हैं। उन्होंने कहा है कि 20% बॉयज़ जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी और 25% गर्ल्स जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब हमें परसेंटेज निकालनी है उन स्टूडेंट्स की जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन में हमें क्या निकालने को, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने को कही है या परसेंटेज निकालने को कही है? ये लिखा है फाइंड परसेंटेज, तो हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है। जब भी परसेंटेज और रेशियो में आंसर निकालना होता है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एज्यूम कर लिया कि भाई 3:2 की रेशियो है ना, हमें 3:2 की रेशियो मेंटेन करनी है। हमने लड़कों को 30 मान लिया, लड़कियों को 20 मान लिया। ठीक है, अब देखिए लड़कों को 30 माना, लड़कियों को 20 माना। अब उन्होंने क्या कहा है कि 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली है, तो कितने परसेंट लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है? 80% को। 100% से आप 20% माइनस करोगे तो 80% है। 30 का 80% क्या होगा अगर हम इसको हवा में ही सॉल्व करें? आपको पता है 80% का परसेंट हटेगा तो 100 आएगा। आपको 80 के साथ भी एक ज़ीरो दिख रहा है, 30 के साथ भी ज़ीरो दिख रहा है। आप वो दो ज़ीरो 100 के ज़ीरो से कैंसिल कर दो, आपके पास सिर्फ 8 × 3 बचेगा। तो 8 3 ज़ा 24, यानी कि 30 में से वो 24 लड़के हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। वैसे ही अगर 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रहा है तो 75% यानी कि 75% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, है ना। तो 20% का 75% क्या होगा? 20% का 75% अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, 20 में से 15 लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा? 15 लड़कियां, 24 लड़के, तो 39 अब हमारे पास आ गए टोटल स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। अब हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एज्यूम किया था टोटल लड़के हैं 30, टोटल लड़कियां हैं 20, तो इन दोनों का सम मिला के टोटल स्टूडेंट 50 हो गए, है ना। टोटल स्टूडेंट 50 हो गए। जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा वो 39 स्टूडेंट है। हमने 39 को 50 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 78% आ गया हमारे पास इसका आंसर। ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते थे। जिन्होंने खुद किया है बहुत अच्छी बात है, यानी आपको परसेंटेज के कंसेप्ट काफ़ी इजीली क्लियर होते जा रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब आया ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, अलग टाइप के सिर्फ वर्डिंग्स हैं और कुछ अलग टाइप का नहीं है, सिर्फ दिखाने में सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी अलग टाइप की है और कुछ नहीं है। इन्होंने कहा है कि कार की प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए है। उसको जब कंपनी ने इंश्योर किया तो आपको पता है ना कुछ डेप्रिसिएशन होती है अमाउंट में, तो कंपनी ने डेप्रिसिएशन करके बताया कि अगर आपकी कार कल को एक्सीडेंट होता है और टोटल लॉस हो जाती है, हम आपको 2 लाख नहीं देंगे, हम उसका 85% ही आपको वापस देंगे। ठीक है, पर जब असली टाइम आया क्लेम लेने का तो कंपनी ने क्या कहा कि नहीं सर, 85% जो हमने एग्रीमेंट में लिखा था वो हम दे नहीं पाएंगे। हाँ, जो अमाउंट हमने पहले डिसाइड की थी उसका हम 90% आपको वापस कर देंगे, यानी कि 90% ऑफ 85%। ठीक है, सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन में आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आ गई, उन्होंने कहा एक्चुअल प्राइस और जो कंपनी ने बंदे को प्राइस पे की उसमें डिफरेंस क्या है। एक्चुअल प्राइस तो आपको 2 लाख पता है, आपको बस कंपनी की प्राइस निकालनी है और उन दोनों को माइनस कर देना है। शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन। एक्चुअल प्राइस है 2 लाख, कंपनी ने जो उनको प्राइस देने एग्रीमेंट पे देने की बात की थी वो थी 85%। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,70,000। नेक्स्ट चीज़, कंपनी ने 1,70,000 उसको कंप्लीट पे नहीं किया, कंपनी ने उनको 90% ऑफ 1,70,000 पे किया। ठीक है, 90% ऑफ 1,70,000 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,53,000। अब ये है वो अमाउंट जो कंपनी ने उसको पे की है और ऊपर ये है वो अमाउंट जिसको कंपनी ने जो कार की एक्चुअल प्राइस है। इन दोनों का हमने यहाँ डिफरेंस निकाला और जो क्वेश्चन पूछा हुआ डिफरेंस, क्वेश्चन में डिफरेंस ही पूछा हुआ है तो वही आ गया। 2 लाख में से 1,53,000 आप निकालोगे तो 47,000 आपके पास आ जाएगा और यही है इस क्वेश्चन का आंसर।